हेलो एवरीवन। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि आपका यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 25 मई को है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ बातें। तो उसके लिए हम लोग पीटी 365 जो है उसे रिवाइज़ कर रहे हैं। उसी फेज़ में जो सबसे पहली पीटी 365 मैंने रिवीजन के लिए उठाई है, वो है पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको एनवायरनमेंट लेनी चाहिए, इकोनॉमी, बट देखो, पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं, ठीक है? और आपने किसी भी पॉलिटिकल लीडर या हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुँह से अगर उनका नाम भी सुन लिया उनकी किसी स्पीच में, तो वो पर्सनैलिटीज़ हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो उसी फ़ेज़ में मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ की जो पीटी 365 है उसको कवर करूँगी, ताकि आपका ये रिविज़न जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। तो देखिए, अगर आपके पास ये बुक नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी ये बुक, ठीक है? मैं आपको टेलीग्राम पे से फॉरवर्ड कर दूँगी। और विज़न आईएएस को बहुत-बहुत थैंक यू, ये बुक जो निकालते हैं हर साल, ये बहुत हेल्पफुल रहती है पीटी 365 की सीरीज़। तो देखिए, इसमें नोट है। अब जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है हमारे सामने, उसमें ऐसे डिवाइड करा गया है, जैसे हम हिस्ट्री को भी डिवाइड कर देते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडाइवल में, देन मॉडर्न इंडिया में। तो एंशिएंट में 2 पर्सनैलिटीज़ हैं और मेडाइवल में 4 हैं। मॉडर्न इंडिया में 36 पर्सनैलिटीज़ हैं, जो रेलेवेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली है, बहुत अच्छे से पढ़ ली है, और मैं आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाऊँगी कि फॉर द सेक ऑफ पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा दिया। मैं आपको स्टैटिक से लिंक करके, ठीक है? स्टैटिक से लिंक करके आपको पढ़ाऊँगी, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो रह ना जाए। तो मैं आपको बोलती रहूँगी, अगर आपके पास ये बुक है, तो आप साइड में या ऊपर इसमें जगह है, ठीक है? वहाँ पे आप नोट डाउन करते चलिएगा, तो वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए, याद करते हैं चीज़ों को। याद इसलिए बोला क्योंकि याद ही करेंगे, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया की जो 2 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करी गई है, उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें यहाँ पे कि एंशिएंट इंडिया में क्या-क्या चीज़ें आती हैं बेसिकली। तो हम इंडस वैली सिविलाइज़ेशन से ले लो, प्रीहिस्टोरिक से, और इसमें बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, साउथ इंडिया में जो भी चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है? फिर मौर्यन एम्पायर, ये सारी चीज़ें आपको एंशिएंट इंडिया का पार्ट ही देखने को मिलेंगी। तो जिन 2 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, वो है सुश्रुत और थिरुवल्लार, ठीक है? तो पहले सुश्रुत जी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक? पहले देखते हैं कि इस बुक में क्या लिखा गया है, देन उसके बाद ऐड ऑन्स हम समझेंगे, ठीक? तो ये न्यूज़ में क्यों आए? ये न्यूज़ में क्यों आए? सुश्रुत जी न्यूज़ में क्यों आते हैं? तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, उसने ऑर्गेनाइज़ करा था सेकंड नेशनल सेमिनार सुश्रुत सलह संगोष्ठी, ठीक है? जो सुश्रुत जयंती 2024 में, मतलब सुश्रुत जयंती जो है वो 15 जुलाई को होती है, तो तब ऑर्गेनाइज़ करा गया था। अब सुश्रुत जी के बारे में जान लेते हैं। तो ये 7 से लेकर के 6th सेंचुरी में, मतलब रेलेवेंट थे। उसके बाद इन्हें जो है हम जानते हैं एंशिएंट फिजिशियन, जो काशी से थे। काशी, वाराणसी, बनारस में उत्तर प्रदेश का पार्ट है, तो ये यूपी पीसीएस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन या फिर फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, तो सुश्रुत संहिता, ये संस्कृत में लिखी गई इनके द्वारा एक बुक है, ठीक है? और वन ऑफ द ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, जैसे कि चरक संहिता आती है, जो कि महर्षि चरक जी ने लिखी है, और अष्टांगिक हृदय जो है वाग्भट ने लिखी है। तो ये सारी बातें हैं, इसके बाद मैं आपको समझाऊँगी, ठीक? एक्सटेंसिवली जो पैथोलॉजी है, एनाटॉमी है, सर्जिकल चीज़ें हैं, इनको समझते हैं। अब जो एड ऑन्स मैंने बताया है, वो क्या चीज़ें हैं? देखो, अगर हम ट्रायोलॉजी के बारे में बात करें, तो हम ट्रायंगल से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सुश्रुत की सुश्रुत संहिता आ जाती है, देन चरक की चरक संहिता, एंड देन जो हमने पढ़ा अष्टांग हृदय, जो वाग्भट ने लिखी है, वो आ जाती है। तो ट्रायोलॉजी से हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद जो सुश्रुत संहिता है, उसको 5 सेक्शंस में, ठीक है? 5 सेक्शंस में डिवाइड करा जा सकता है, ठीक? और जो सुश्रुत जी थे वो स्पेशलाइज़्ड थे राइनोप्लास्टी में। अब आ जाए राइनोप्लास्टी क्या होता है? राइनोप्लास्टी जो होता है वो प्लास्टिक सर्जरी होती है, ठीक है? तो हम प्लास्टिक सर्जरी आज से नहीं कर रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, ये थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स अगो का टॉपिक है, ठीक है? और ऑप्थैल्मोलॉजी जो होता है, जो कैटरैक्ट रिमूवल का प्रोसीजर होता है, उसमें भी ये इनको महारत हासिल रही थी, ठीक है? जो कैटरैक्ट को हम हटाते हैं ना, आई प्रॉब्लम होती है, ठीक? उसके बाद जो सुश्रुत जी हैं, उन्हें हम लोग मान सकते हैं, जो आप विश्वामित्र को जानते होंगे, एक सेज थे विश्वामित्र, उनके बेटे के रूप में, ठीक है? तो ये विश्वामित्र के बेटे भी हैं, ठीक? और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि इनका जन्म जो है वो, जन्म क्या, मतलब ये काशी में इन्होंने अपना वर्क करा, ठीक? ये काशी से थे।
उसके बाद हम बात करेंगे थिरुवल्लर के बारे में। थिरुवल्लर, अब हम पहुँच गए हैं साउथ इंडिया में, ठीक? तो ये न्यूज़ में क्यों आते हैं? जो थिरुवल्लर चेयर है तमिल स्टडीज़ की, वो एस्टैब्लिश करी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, मतलब इंडिया के बाहर यूएसए में इसे एस्टैब्लिश करा गया है। अगर हम थिरुवल्लर को जाने तो इनको हम लोग वल्लूर भी बोलते हैं, और ये एक तमिल पोएट और फिलॉसफर थे, ठीक है? तमिल पोएट और फिलॉसफर थे। इनका जन्म जो होता है वो मदुरई में होता है, ठीक है? तो मदुरई, अब मदुरई इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो मदुरई थी वो पांड्यास जो थे, अब थे चोल, चेल, पांड्या, तो जो पांड्यास थे उनकी कैपिटल थी, ठीक? और इन्होंने जो तिरुवल्लार थे, इन्होंने थिरुकुरल्स लिखे हैं, ठीक है? थिरुकुरल्स जो है वो सेक्रेड है, सेक्रेड वर्सेस हैं, इसमें पोएम्स हैं, ठीक है? एथिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, लव, ठीक? ये वर्सेस हैं इसमें बहुत सारे। तो इसमें आप देख लो 1330 कपलेट्स है, तो इसमें 133 चैप्टर्स हैं, ठीक? और इनको चैप्टर्स जो है तिरुकुलर के, उनको कैटेगराइज़ करा जा सकता है आराम मतलब राइटियसनेस, पोरुल मतलब वेल्थ, और कमाम मतलब लव। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये जो थिरुवल्लार की जो तिरुकुरल्स है, वो रिलेट करती है। और हम माने तो तिरुवल्लार जो डे है, वो 15 या फिर 15 और 16 जनवरी को मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो अब जब तिरुवल्लार आ गए हैं यहाँ पे, तो हमें पता होना चाहिए संगम लिटरेचर के बारे में, ठीक है? संगम लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। जो संगम लिटरेचर है, वो बेसिकली अकेडमी है एक पोएट्स की। संगम मतलब क्या होता है? मिलना, संगम। तो ये पांडियन किंग्स जो थे उनके टाइम पे होती है, ठीक है? जो पांडियन किंग्स थे उनके टाइम पे होती है। और ये जो संगम लिटरेचर होती है ना, ये सेक्युलर लिटरेचर है, ठीक है? कोई भी धर्म बायस नहीं है। जैसे हम जानते हैं इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, हमारे प्रिएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। संगम लिटरेचर है वो भी एक सेक्युलर लिटरेचर ही है, ठीक? और इसमें 3 अर्लीस्ट टेक्स्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि तोलका पय्यम हम देख लें, ठीक है? उसके बाद हम पट्टू पट्टू देख लें। फिर हम इतु-तुगई देख लें, ठीक है? अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। तो मैं यहाँ पे बस यही बताना चाहती हूँ, ठीक? तो ये संगम लिटरेचर जो है यहाँ पे तमिल जो पोएट सेंट्स वगैरह थे, वो लोग आते थे, ठीक है? तो आई होप आपको ये वाला पेज समझ आ गया होगा, जिसमें हम लोग ने बात करी है एंशिएंट इंडिया से 2 पर्सनैलिटीज़ जो इस साल न्यूज़ में रही हैं, ठीक है? कहीं न कहीं न्यूज़ में रही हैं, तो उनके बारे में हमने देख लिया। तो पहला हमने देखा सुश्रुत को, उसके बाद हमने देखा थिरुवल्लार को, ठीक? तो एंशिएंट इंडिया के पर्सनैलिटीज़, जो 2 पर्सनैलिटीज़ हमने पढ़ी, सुश्रुत और थिरुवल्लार को, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं मिडाइवल इंडिया की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि न्यूज़ में रही हैं पिछले 1 साल में। तो यहाँ पे 5 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करी गई है। 2 महाराष्ट्र से हैं जिसमें संत दयानेश्वर और संत तुकाराम जी हैं, और 2 असम से श्रीमंत शंकरादेव और लचित बरफुकन, और एक पर्सनैलिटी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि वो एक तो फीमेल है, ऊपर से फ्रीडम फाइटर हैं, रानी दुर्गावती जो कि मध्य प्रदेश से हैं। तो चलिए, सबसे पहली पर्सनैलिटी जो हम देखने जा रहे हैं वो है संत ज्ञानेश्वर, ठीक है? तो अब ये न्यूज़ में क्यों आई? ये न्यूज़ में इसलिए थी, जो एनुअल पिलग्रिमेज होता है संत ज्ञानेश्वर महाराज का, वो कल्मिनेट करा गया ऑस्पिशियस डे था, आषाढ़ी एकादशी वाले दिन, ठीक है? हर साल इनके जो भी फॉलोअर्स हैं, जो वारकरी सेक्ट के फॉलोअर्स हैं बेसिकली, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसके बाद, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद ऐड ऑन पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है? जो वारकरी सेक्ट है, जो इनका वर्शिप का जो फ़ोकस होता है वो विट्ठल, विट्ठल भगवान रहता है, मतलब विष्णु या फिर विठोबा, वो रहते हैं, ठीक है? इन्हीं को ही स्टार्ट इन्होंने करा, उन्हें वरी बोलते हैं, ठीक है? अब कहाँ से करा? दीहू और अलांदी से, ठीक है? दीहू और अलांडी से, और ये एंड करता है पंढारपुर, और आषाढ़ी एकादशी वाले दिन, ठीक है? एंड करता है पंढारपुर, क्योंकि इनका एनुअल जो पिलग्रिमेज होता है वो पंढारपुर वरी में है। फिर उसके बाद इनका जन्म हुआ है अलांडी महाराष्ट्र में, ये ठीक है? ये 13th सेंचुरी के एक मराठी पोएट सेंट रहे हैं, ये फिलोसोफर भी हैं, ठीक है? और ये वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है भक्ति मूवमेंट के सेंट, ठीक है? महाराष्ट्र में, बेसिकली ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा है, ठीक है? क्या लिखा है? ज्ञानेश्वरी लिखा है, जो कि कमेंट्री है भगवद गीता के ऊपर, ठीक है? भगवद गीता के ऊपर एक कमेंट्री है ज्ञानेश्वरी, जो कि ज्ञानेश्वर संत महाराज ने लिखा है। फिर उसके बाद एक अमृत अनुभव, ये भी मराठी में उन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है? या फिर कुछ कमेंट्री जो भी उन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने कंपोज़ करे हैं न्यूमरस पोएम्स को, न्यूमरस डिवोशनल पोएम्स है, जिन्हें अभंग के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब जो ऐड ऑन पॉइंट्स हम देखने जा रहे हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। जो संत दयानेश्वर महाराज हैं, वो नाथ योगी ट्रेडिशन के हैं, जो नाथ योगी परंपरा होती है, उससे आते हैं, ठीक है? और जो वरकरी सेक्ट है, अब हमने वो बात करी थी वरकरी सेक्ट की, तो जो वरकरी सेक्ट है, वो रिलीजियस मूवमेंट था हिंदुइज़्म के अंदर ही, जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था, ठीक है? हिंदुइज़्म के अंदर ही एक रिलीजियस मूवमेंट था महाराष्ट्र में, ठीक है? महाराष्ट्र में, और इनके जो चीफ डेटी होते हैं, वो विठोबा हैं,
ठीक है? विठोबा या फिर विट्ठल या फिर विष्णु, कृष्ण जो भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है? 13th सेंचुरी में आप जानते हैं भक्ति मूवमेंट चल रहा था, इसके बहुत सारे प्रोमिनेंट जो आप सेंट्स देखेंगे, बहुत सारे सेंट्स हैं। देन उसके बाद इनका जो एनुअल पिलग्रिमेज है वो हमने पहले ही देखा पंढारपुर वरी में जाता है, ठीक है? आप लिख लीजिएगा पंढारपुर वरी में जाता है वारकरी सेक्ट का जो एनुअल पिलग्रिमेज है। इसके बाद सेकंड पर्सनैलिटी पे जो हम मूव ऑन करने जा रहे हैं वो है श्रीमंत शंकरादेव जी। जो श्रीमंत शंकरादेव हैं वो असम से रिलेटेड हैं, ठीक है? और ये क्यों न्यूज़ में आते हैं? क्योंकि असम गवर्नमेंट ने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि ये सेटअप करेगा श्रीमंत शंकरादेव का एक चेयर, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जन्म जो होता है वो आलीपुखरी जगह पे है जो कि नौगाँव डिस्ट्रिक्ट में है, असम में वहाँ पे होता है। ये एक सेंट हैं, स्कॉलर हैं, पॉलीमैथ हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हैं और इनके कॉन्ट्रिब्यूशंस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं क्योंकि इन्होंने प्रोपेगेट करा बेसिकली वैष्णविज़्म को, विष्णु भगवान की जो पूजा है उसको प्रोपेगेट करा और उन्होंने उसको नाम दिया एक शरण हरि नाम धर, ठीक है? एक शरण हरि नाम धर्म का नाम दिया। इन्होंने कंसीडर करा जो कृष्ण है, जो कृष्ण भगवान है वो एक इटर्नल है और एब्सोल्यूट है, ठीक है? एब्सोल्यूट है, ठीक? ये इन्होंने एक यूनिक यूनिक जो वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज़ हैं उनको सेटअप करा, ठीक है? और इन्होंने इनको नाम दिया सत्तरास, ठीक है? सतरास उन्होंने इसको नाम दिया जो यूनिक वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज़। अब कल को पूछे सतरास क्या था? तो यूनिक ये वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज़ थी, ठीक है? और जो इनका जो रिलीजियस सिस्टम था वो स्ट्रिक्टली मोनोथिस्टिक था, वन गॉड के बारे में बात करता है, ठीक है? और इन्होंने न्यू फॉर्म ऑफ म्यूज़िक मतलब जो न्यू फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, जिसको बोर गीत बोलते हैं, उसे प्रोपेगेट करा, उसे फाउंड करा बेसिकली क्रिएट करा, ठीक है? और ये थिएट्रिकल प्रैक्टिसेस भी करते थे, परफॉर्मेंस भी करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंकिया नाट है, भावना है, अंकिया नाट, भावना है, ठीक है? ये भी इन्होंने क्रिएट करा थिएट्रिकल प्रैक्टिसेस में। देन ये डांस भी परफॉर्म करते थे, जो सत्तरिया डांस है, आप असम का जानते हैं कि सत्तरिया नृत्य है, ठीक है? सत्तरिया नृत्य को परफॉर्म करते थे। देन इनकी जो लिटरेरी लैंग्वेज होती थी, जो इनकी लिखने की लैंग्वेज रही है, वो ब्रजवली रही है, ठीक है? ब्रजवली रही है। देन उसके बाद इनके जो वर्क हैं, लिटरेरी वर्क वो कुछ इस तरह से हैं, इन्होंने लिखा है भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर और कीर्तन घोष, भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर और कीर्तन घोष, ठीक है? अब इनको हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लें। इन्होंने नियो वैष्णविज़्म जो नियो वैष्णविज़्म है उसको फाउंड करा, ठीक है? नियो वैष्णविज़्म को फाउंड करा इन्होंने, ठीक? और इन्होंने नामघर नाम का एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रेयर हॉल को सेट करा। अब नामघर आ जाए तो आपको लगे किसी का घर होगा, नहीं ये प्रेयर हॉल था, एक डिस्टिंक्ट तरीके का प्रेयर हॉल और ये अपोज़ में थे कास्ट सिस्टम के। जो कास्ट सिस्टम है उसके अपोज़ में थे श्रीमंत शंकरदेव जी, ठीक? अब जो थर्ड पर्सनैलिटी है जो मेडाइवल इंडिया से इम्पोर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी हिस्ट्री में, वो है रानी दुर्गावती। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फीमेल है और वो फ्रीडम फाइटर है और उसने कुछ एक्सट्रीम ऐसा कर दिखाया है, तो वो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए जानते हैं रानी दुर्गावती के बारे में, वो क्यों न्यूज़ में रहीं, ठीक है? तो जो रानी दुर्गावती जी हैं, ठीक है? वो क्वीन थी गोंड किंगडम की, ठीक है? जो घरा कटंगा किंगडम था गोंड किंगडम का, ठीक है? जो पार्ट था, उसमें रानी दुर्गावती जानी जाती हैं और क्यों इन्हें न्यूज़ में है? क्योंकि इनकी 500th बर्थ एनिवर्सरी थी, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करी गई है, ठीक? अब इनका जो जन्म होता है, अब ये यूपी पीसीएस वालों के लिए और एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका जो बर्थ होता है, वो कलिंजर बांदा डिस्ट्रिक्ट में होता है। यूपी में एक बांदा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इनका जन्म होता है, कलिंजर वहाँ पे जगह है और कलिंजर का किला भी वहाँ पे मौजूद है, ठीक है? और ये डिसेंडेंट मानी जाती हैं जो चंदेल डायनेस्टी थी महोबा की, ठीक है? बांदा से लगा हुआ ही एक महोबा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये डिसेंडेंट मानी जाती है जो चंदेल डायनेस्टी रूल कर रही थी महोबा में उसकी और ये कंटेम्परेरी हैं मुगल एम्परर अकबर के, ठीक है? अकबर से या मुगल एम्परर जो भी कोई इम्पोर्टेंट मुगल एम्परर है, उससे जो लोग कंटेम्परेरी हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं हमारे लिए, ठीक? उसके बाद जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई देन उसके बाद इन्होंने जो गोंड किंगडम था उसको अपने हाथों में लिया, ठीक? और इन्होंने जो बाज बहादुर था, जो मालवा का रूलर था, ठीक है? जो मालवा का रूलर था उसके अटैक्स को सहा, ठीक है? उसके अटैक को सहा। अभी इसका कैसे मेंशन हमें पता चलता है जो तारीख़-ए-फ़रिश्ता है उसमें जो पर्शियन सोर्स है उसमें इसका मेंशन करा गया है, ठीक? और ये पैट्रॉन थी लर्निंग की, लर्निंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी और इन्होंने अलाउ करा था जो विठलनाथ आचार्य थे उनको अलाउ करा था कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक पुष्टि मार्ग कल्ट गढ़ा में। आप जानते हैं गढ़ा कटंगा की बात कर रहे हैं हम, तो गढ़ा में उनकी जगह पे एक ये पुष्टि मार्ग जो कल्ट है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं सीट और उन्होंने बहुत सारे रिज़र्वॉयर्स को भी बनाया, कंस्ट्रक्ट करे जैसे कि रानी ताल, चरी ताल, अधर ताल, इनको कंस्ट्रक्ट करा, ठीक है?
और अपने किंगडम को ये मरते दम तक बचाने का इन्होंने कोशिश करी। जैसे कि आप झांसी ऑफ रानी देखो, रानी झांसी के बारे में तो सब बच्चा-बच्चा जानता है, बट कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट फीमेल्स हैं, इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो उनमें से एक है रानी दुर्गावती जी, ठीक है? तो उन्होंने अपने मरते दम तक अपने किंगडम को डिफेंड करा, ठीक है? जो मुगल सूबेदार था अब्दुल मजीद खान, उसके खिलाफ वो आया इनसे लड़ने के लिए। तो इन्होंने अपने किंगडम को डिफेंड करा मरते दम तक। मरते दम तक इन्होंने अपने किंगडम को डिफेंड करा। मुगल एम्परर का जो सूबेदार था, ठीक है, अब्दुल मजीद खान, उसके खिलाफ ये आया था उनसे लड़ने के लिए। देन इनका एनकाउंटर हमें देखने को मिलता है मुगल्स के साथ भी, जिसको डॉक्यूमेंट करा है अबुल फज़ल ने, ठीक है? जो अबुल फज़ल की जो क्रॉनिकल है, जो बुक है, उनके खिला उसमें इसका वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। देन अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं रानी दुर्गावती के बारे में, ठीक है? ये पहली बात तो अकबर के कंटेम्परेरी थी, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है? और जो गोंड ट्राइब से थी क्योंकि ये, ठीक है? जो गोंड ट्राइब है, वो बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट ट्राइब है, ठीक, सेंट्रल इंडिया की। सेंट्रल इंडिया है, उसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट गोंड ट्राइब है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्राइब है ये। अब चंदेला डायनेस्टी का यहाँ पे वर्णन आ जाता है, मतलब वर्णन क्या पॉइंट आ जाता है चंदेला डायनेस्टी का। चंदेला डायनेस्टी को आप जान सकते हैं खजुराहो के टेम्पल से, ठीक है? जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं, उससे जान सकते हैं आप चांदेला डायनेस्टी को, ठीक? और इनका जन्म क्योंकि होता है महोबा में 1524 में। 24 में इनका जन्म होता है महोबा में, तो महोबा उत्तर प्रदेश में, तो ये भी 20 सालों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है रानी दुर्गावती। देन उसके बाद हमें मूव ऑन करना है संत तुकाराम जी पे। संत तुकाराम महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है? अब ये क्यों न्यूज़ में आता है? क्योंकि जो पुणे एयरपोर्ट था बेसिकली, उसका नाम चेंज करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया गया है, ठीक? और अब ये देखो, जैसे हमने देखा रानी दुर्गावती जो थी वो अकबर के कंटेम्परेरी थी, तो संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी महाराज के कंटेम्परेरी थे, ठीक है? जो शिवाजी महाराज थे उनके कंटेम्परेरी थे ये, ठीक? और ये एक फिलॉसफर हैं जो कि भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है महाराष्ट्र में, ठीक है? ये वरकरी सेक्ट से, मैंने आपको इससे पहले बता ही दिया कि वरकरी सेक्ट क्या होता है, उसका एनुअल पिलग्रिमेज कहाँ होता है, ठीक है? संत ज्ञानेश्वर हैं, एकनाथ हैं, नामदेव हैं और संत तुकाराम हैं। 4 इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वरकरी सेक्ट की, तो संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और संत तुकाराम। अब ये किस लिए जाने जाते हैं कि अभंग डिवोशनल पोएट्री है, उसके लिए जाने जाते हैं और इन्होंने कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप भी करी है, जिन्हें कीर्तन के नाम से आज भी हम कीर्तन करते हैं, भजन वगैरह होते हैं, कीर्तन करते हैं, ठीक है? और जो अभंग जो गाते थे, जो पोएम्स थे वो गाते थे, जो लॉर्ड पांडुरंग है या फिर विट्ठल है, ठीक है? जो लॉर्ड पांडुरंग है, विट्ठल है, ये चीफ डेटी है माने जाते हैं वरकरी सेक्ट के, और इन्हें इन्कार्नेशन ऑफ विष्णु, विठोबा, विट्ठल, कृष्ण, इनको इन्कार्नेशन ऑफ विष्णु माना जाता है। अब इनके कुछ फेमस वर्क्स देख लेते हैं। इनका तुकाराम गाथा नाम से समझ आ रहा है, ये पूछेगा ही नहीं किसने लिखा, मराठी में है, ठीक? 4,500 अभंग लिखे हैं इन्होंने, ठीक? और इनका कंट्रीब्यूशन रहा है भक्ति मूवमेंट में, जिसने एम्फसाइज़ करा है इक्वालिटी पे, डिवोशन टू गॉड में और सोशल रिफॉर्म्स में, ठीक? अब एक चीज़ जो थी, जो इनकी टीचिंग्स थी, वो वेदांता बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? वेदांतों पे बेस्ड थी, ठीक? ये बात आपको याद रखनी है। अब आती है लचित बरफुकन जी की बारी, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन पे पीवाईक्यूज़ बने हैं। आप देख सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो, लचित बरफुकन पे पीवाईक्यू आया ही आया है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने स्टैच्यू ऑफ वैलर को 125 फुट की ब्रोंज स्टैच्यू को अनवेल करा है। कहाँ पे? असम में, जोरहाट, असम में। किसने करा है? प्राइम मिनिस्टर ने करा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टैच्यू ऑफ वैलर, वैलर मतलब होता है बहादुरी, ठीक है? तो ऐसा क्या काम करा होगा लचित बरफुकन जी ने कि उनको, उनकी जो स्टैच्यू है उसका नाम जो है स्टैच्यू ऑफ वैलर रखा गया, ठीक? अब लचित बरफुकन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है? ये पहले बारबरुआ थे। बारबरुआ मतलब होता है मिलिट्री या फिर जुडिशियल हेड, जैसे हम जानते हैं ना, बहुत सारे इनको नाम दिया जाता था, पदवी दी जाती थी, ठीक है? तो उसी तरीके से जो बारबरुआ होता था वो मिलिट्री या फिर जुडिशियल हेड होता था अहोम किंगडम में। आप जानते होंगे असम में अहोम किंगडम प्रेवलेंट था, ठीक है? और ये बरफुकन थे। बरफुकन मतलब इनका नाम लचित था, पर बरफुकन इनकी उपाधि थी बेसिकली, ठीक है? तो कमांडर इन चीफ होता था, जो बरफुकन होता था वो कमांडर इन चीफ होता था अहोम किंगडम की आर्मी में, ठीक है? और इन्होंने सक्सेसफुल कैंपेन्स भी लीड करे मुगल्स के अगेंस्ट, मतलब मुगल्स को हारना पड़ा इनके, ठीक है? और कौन था उस टाइम पे मुगल रूलर? तो वो मुगल एम्परर आप जान लो तो जहांगीर और शाहजहाँ। पहले जहांगीर देन शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर देन शाहजहाँ, ठीक है? तो जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम पे लचित बरफुकन थे, ठीक? और इनको फाउंडर माना जाता है पाइक प्रैक्टिसेस का। जो पाइक प्रैक्टिसेस होती थी वो बेसिकली सिस्टम होता था फोर्स्ड लेबर का, जो कि अहोम किंगडम में चलता था। आज तो फोर्स्ड लेबर बैन है, हम नहीं करा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं। और कौन सी क्लान से थे ये, ठीक है? तो लुकुरकुन क्लैन से थे ये। अहोम किंगडम में बहुत सारी क्लान थी, तो उसमें, ठीक है, लुकुरकुन क्लैन से थे ये। उसके बाद ये मिलिट्री चीफ का इनका काम क्या होता था, ठीक? रोल एज़ अ मिलिट्री चीफ, तो जो चक्रध्वज सिंह थे उन्होंने अपॉइंट करा था लचित बरफुकन को। और इनकी इन दिस अथॉरिटी लचित बरफुकन जो थे वो बहुत सारी, इन्होंने एक बैटल लड़ा, आपने देखा होगा बैटल ऑफ सरायघाट। अब यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिया गया है कि बैटल ऑफ सरायघाट। अब किसके-किसके बीच में होता है?
पहली बात तो 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट होता है मुगल्स और असम के बीच में। अब जो इसमें अहोम किंगडम की तरफ से मुगल्स और अहोम के बीच में, ठीक? तो जो अहोम किंगडम होता है वो इसमें विक्टोरियस साबित होता है, ठीक है? वो विक्ट्री हो जाती है उसकी, वो जीत जाते हैं। और कौन इसको लीड कर रहे होते हैं? तो लचित बरफुकन जो है वो लीड कर रहे होते हैं अहोम किंगडम को, ठीक है? तो अहोम किंगडम से जान लो तो 2020 सॉरी 1228 में अहोम किंगडम को फाउंड करते हैं चोंगलुंग शोंपा, ठीक है? और जो अहोम किंगडम होता है आप जानते हैं असम में एक मेजर रिवर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसके किनारे पे होता है अहोम किंगडम, ठीक? अहोम किंगडम कब तक रहता है? काफ़ी देर तक सर्वाइव करता है बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद 1826 में एक ट्रीटी हो जाती है यान दाबो की ट्रीटी। किसकी ट्रीटी? यान दाबो की ट्रीटी हो जाती है ब्रिटिशर्स और अहोम किंगडम के बीच में, ठीक? तो अहोम किंगडम को एनेक्स कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। होम किंगडम को अनेक्स कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद हमारी जो एनडीए है मतलब जो हमारी नेशनल डिफेंस अकेडमी है, वो एक गोल्ड मेडल देती है। लचित बरफुकन गोल्ड मेडल के नाम से जो बेस्ट कैडेट होता है, उसको अवार्ड देती है। ठीक है? ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो लचित बरफुकन के बारे में हमने जितने पॉइंट्स रेलेवेंट थे, सारी चीज़ें समझ ली हैं। ब्रोंज की स्टैच्यू है, जोरहाट असम में है, प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल करा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेडाइवल इंडिया से भी जितनी पर्सनैलिटीज़ रेलेवेंट थी, जो बुक में थी, वो हमने देख ली हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं आपके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें मूव ऑन करना है मॉडर्न इंडिया की तरफ, ठीक है? मॉडर्न इंडिया की तरफ मूव ऑन करना है, तो मॉडर्न इंडिया में अप्रॉक्स आपको 35 पर्सनैलिटीज़ जो हैं, वो न्यूज़ में रही हैं, ठीक है? 1 साल के अंदर-अंदर और आपको पता होगा हिस्ट्री में अगर आप सारी चीज़ें देख लो, तो मॉडर्न इंडिया ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रखता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स भी मॉडर्न इंडिया से ही आते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटीज़ हो, कोई इवेंट हो या फिर कोई वॉर हो, जो भी कुछ हो, बैटल हो, कुछ भी हो, ठीक? क्योंकि इसमें आप इंडिपेंडेंस भी देखेंगे, मॉडर्न इंडिया में ही आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो बहुत सारी 35 पर्सनैलिटीज़ हैं अप्रॉक्स इसमें। जो पहली पर्सनैलिटीज़ हैं, वो है सक्तान थम्पुरन, ठीक है? सक्तान थम्पुरन ये ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं कोचिन डायनेस्टी के। कोचिन इनको सिर्फ़ हम पढ़ लेंगे, जहाँ इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। कोचिन डायनेस्टी के हैं, ठीक? और इन केरला में ठीक। उसके बाद इनका जो ओरिजिनल नाम था, ठीक? राजा रामवर्मा कुंजीबिल्लई था। राजा रामवर्मा कुंजीबिल्लई या फिर रामवर्मा 9 के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, ठीक? पर पॉपुलरली इनको संतन थंपुरन के नाम से जाना जाता है। तो ये कोचिन किंगडम को इन्होंने रूल करा था 1790 से 1805 तक और इन्होंने बेसिकली क्या काम करा था, जो सीट थी कोचिन किंगडम की, वो थिरुपुथुरु से तुरा से जो थ्रिसूर है, वहाँ पे शिफ्ट कर दी थी कोचिन से। और इन्होंने स्टार्ट क्या करा, इन्होंने स्टार्ट करा थ्रिसूरपुरम, ठीक है? थ्रिसूरपुरम क्या था, ट्रिब्यूट था लॉर्ड शिवा को। ठीक है, केरला का लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल इसे कह सकते हैं त्रिशूर पूरम को। और उन्होंने एंड करा एक इंस्टीट्यूशन था योगी त्रिपदास का उसको इन्होंने एंड करा, ठीक? और इंटरेस्ट करा टेम्पल मैनेजमेंट को गवर्नमेंट को काम करने के लिए। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा जो बताने के लिए। अब जो आती हैं रानी चेन्नम्मा, ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। पहली बात तो ये फीमेल हैं, दूसरी बात इन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिखाया है फ्रीडम फाइटर का, फ्रीडम का कि इन्हें हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी ही चाहिए, ठीक? तो कब इन्हें याद करा गया? तो इनकी 200th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इनका एक पोस्टेज स्टैम्प निकाला गया, ठीक है? रानी चेन्नम्माज़ की ग्लोरियस विक्ट्री क्योंकि इन्होंने 1824 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ बैटल लड़ा था, 23 अक्टूबर को। ठीक 1824 में 23 अक्टूबर को इन्होंने बैटल लड़ा था और ये प्रेज़ेंट डे बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे बॉर्न हुई थी, ठीक? इनको हम लोग क्वीन ऑफ कित्तूर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और जो इनका सन था उसकी भी डेथ हो गई, तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया शिवलिंगप्पा को एज़ हर अडॉप्टेड सन हायर टू द थ्रोन ऑफ कित्तूर मतलब कि अब ये मैं इसके बिहाफ़ पे राज करूँगी क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, ठीक? तो अडॉप्टेड सन, तो अब अडॉप्टेड सन जो झाँसी की रानी के साथ हुआ, उनका जो अडॉप्टेड सन था, ठीक है, दामोदर राव, उसको ब्रिटिशर्स ने नहीं माना क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी चल रही थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि अडॉप्टेड सन को वो लोग नहीं मानेंगे हायर थ्रोन का, ठीक है? और रिवोल्ट हो गया क्योंकि जैसे झाँसी की रानी ने रिवोल्ट कर दी, ऐसे ही रानी चेन्नम्मा ने भी रिवोल्ट कर दिया 1824 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब कित्तूर के रिवोल्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर इसे हम जानें तो ये फर्स्ट इंडियन आर्म्ड रिबेलियन माना जा सकता है। 1857 के रिवोल्ट से पहले भी 1857 के रिवोल्ट से पहले भी अगर हम रिगार्ड कर सकते हैं, तो जो कित्तूर का रिवोल्ट है 1824 में, उसे फर्स्ट इंडियन आर्म्ड रिबेलियन कह सकते हैं। ठीक, और ये वन ऑफ द अर्लीएस्ट वुमेन्स का एक जो लेड था एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में, ठीक? तो इनको पहला बैटल जो था वो ब्रिटिशर्स हार गए थे, बट उसके बाद 1829 में रानी चेन्नम्मा को इन्होंने इम्प्रिज़न कर लिया, देन उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि एक वर्ड आया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, ठीक है? तो जो गवर्नर जनरल था, कौन था? डलहौज़ी।
वो पॉलिसी लेकर के आता है डॉक्टर ऑफ लैब्स की, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्हें कैप्चर कर लेता है जैसे कि सतारा, जैतपुर, लिख लो आप, भगत, उदयपुर, झांसी, ठीक है? तो अब देखो कित्तूर, आपको कित्तूर का नाम बुक्स में नहीं मिलेगा बट आपको रानी चेन्नम्मा के बारे में जानना चाहिए। अनसंग हीरोज़ हैं ये सब हमारे इंडियन हिस्ट्री के, ठीक? तो ये हमने जान लिया रानी चेन्नम्मा के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लो, आ सकता है क्वेश्चन। फ़कीर लालौन शाह, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फ़कीर लालौन शाह की जो 250 बर्थ एनिवर्सरी थी, वो ऑर्गेनाइज़ करा गया एक म्यूज़िक फेस्टिवल ढाका में, ठीक? और ये हुरिशपुर जो में है जगह बांग्लादेश में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, पैदा हुए थे, ठीक? उसके बाद ये कंटेम्परेरी थे रामकृष्ण परमहंस के और स्वामी विवेकानंद के, ठीक? और इन्होंने फाउंड करा है लालोन अकरा। लालोन अकरा इन्होंने फाउंड करा, अप्रॉक्स 10,000 फॉलोवर्स हैं अक्रॉस ऑल रिलिजन इनके। और ये जो बाउल म्यूज़िक है, जो बाउल म्यूज़िक होता है उसके फादर कंसिडर करे जा सकते हैं। अब बाउल म्यूज़िक के बारे में जानो तो बाउल म्यूज़िक जो है वो यूनेस्को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट जो है ह्यूमैनिटी की, उसमें इसे रखा गया है बाउल म्यूज़िक को, ठीक? इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में। देन उसके बाद इन ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटीज़ जो रवींद्रनाथ टैगोर हैं, नज़रुल इस्लाम है, उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस करा, ठीक है? तो उनसे इन्फ्लुएंस, मतलब उनको इन्फ्लुएंस करा बेसिकली फ़कीर लालन शाह ने। उसके बाद हम आते हैं रघुजी भांगड़े पे, ठीक है? तो जो रघुजी भांगड़े हैं, ये ट्राइबल अफ़ेयर्स जो मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने इनको होमेज पे करा है रघुजी भांगड़े को, ठीक है? बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट होमेज पे करा है। अभी क्योंकि ट्राइबल लीडर हैं, ठीक है? ट्राइबल रिवॉल्यूशनरी लीडर हैं, तो इनका जन्म होता है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में और ये कोली कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है? कोली कम्युनिटी से ये बिलॉन्ग करते हैं और इनके फादर थे रामजी राव भांगड़े, ठीक है? और ये फेमस कोली राइजिंग जो थी हमारी, हम जानते हैं रामोसी, कोली, रंपा, मोपा ये सब रिबेलियन चल रही थी। तो जो ट्राइबल अपराइजिंग थी कोली, उसके अगेंस्ट जो मनी लेंडर्स थे, जो ब्रिटिश रूल था उनके अगेंस्ट ये लोग ट्राइबल लोग खड़े होते हैं, ठीक? उसके बाद रामजी राव भांगड़े को हैंग कर दिया गया सेल्युलर जेल के अंदर, ठीक? देन जो भांगड़े थे उन्होंने लीड करी है कोली कम्युनिटी को, जो एक्सप्लॉइट करते थे बहुत ज़्यादा मनी लेंडर कॉलोनियल रूल को और इनको भी इवेंचुअली कैप्चर कर लिया गया, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे पंडारपुर में एंड देन इनको भी हैंग कर दिया गया, ठीक। अब हम मूव करते हैं ठाकुर रणवत सिंह को। अब इनको भी क्या हुआ, जो ट्राइबल अफेयर्स की जो हमारी मिनिस्ट्री है, इनका कंट्रीब्यूशन जो है फ्रीडम फाइटर ठाकुर रणवत सिंह का, उसको हाइलाइट करा गया है, ठीक है? और ये सरदार की जो महाराजा ऑफ रेवा थे, मतलब रेवा एक जगह है मध्य प्रदेश में, उसमें सरदार की पोस्ट पे थे ये। इनके कंट्रीब्यूशंस रहे हैं 1857 में जो रिवोल्ट होता है हमारा ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है? उन्होंने स्टार्ट करा मध्य प्रदेश में, सतना जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे स्टार्ट करा इन्होंने, ठीक? देन उसके बाद इन्होंने एंटायर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को जंगल में ही सेटअप करा, ठीक? और उन्होंने अटैक करा इंग्लिश रेजिडेंसी जो थी नागौर में, नागौर भी वहीं पे जगह है, तो वहाँ पे अटैक करा उसको, ठीक? और इनकी फियर्स फाइट हुई, बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट हुई इनके साथ जो इंग्लिश की आर्मी थी, ठीक है? और जो बुंदेलास, भेलसाई जगह है, वहाँ पे इनकी बहुत तगड़ी लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक? अब हम आ रहे हैं सेकंड पे। जो इम्पोर्टेंट होगा वहाँ फ़ोकस करूँगी, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहेगा, बस पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो लिखवा ही रही हूँ मैं, ठीक है? तो कंदुकुरी, वीर साई लिंगम, वीर साई सरी गम, ठीक, जो भी है, ठीक है? उसके बाद इनको बर्थ एनिवर्सरी पे इनको याद करा गया, ठीक है? ये राजमुंदरी हिल्स, अब आप अगर मिनरल्स में जाओगे तो आपको राजमुंदरी हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और नेशनलिस्ट थे। इनको फादर ऑफ तेलुगु रेनेसांस मूवमेंट भी जाना जाता है, एज़ अ फादर ऑफ तेलुगु रेनेसांस मूवमेंट भी जाना जाता है। और उन्होंने काम करा जो डिप्राइव्ड क्लासेस थी, जो हरिजन्स थे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है? रीमैरेज ऑफ विडोज़ के लिए और इन्होंने एक स्टार्ट करा गर्ल्स स्कूल, ठीक? उसके बाद कंस्ट्रक्ट करा टेम्पल, जिनको हम लोग ब्रह्म मंदिर के नाम से भी जानते हैं, हितकर्णी स्कूल आंध्र प्रदेश में काम करा उन्होंने। इनका नॉवल है एक राजशेखरा चरित्रमु, ठीक है? वहाँ पे ये इन्होंने नॉवल लिखा है। ये फर्स्ट नॉवल माना जाता है तेलुगु लिटरेचर का और उन्होंने स्टार्ट करा विवेकवर्धिनी जर्नल। जर्नल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो विवेकवर्धिनी जर्नल जो है वो कंदुकुरी के द्वारा स्टार्ट करा गया था। अब आ रहे हैं हम लोग कादम्बिनी गांगुली पे। पहली बात मैंने आपको बता दी इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, फीमेल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की, तो उसे सेलिब्रेट करा गया। अब इनका जन्म होता है भागलपुर बिहार में 1861 में, तो 1857 का रिवोल्ट तो हो ही चुका है, तो ये कब आएँगी? ये नेशनल मूवमेंट में शामिल होंगी हमारे, सॉरी। और ये पहली इंडियन एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर हैं। इंडिया की पहली एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर हैं, कौन? डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, ठीक है? और ये मेंबर थी ब्रह्मो समाज की। अभी सारी
पॉइंट पढ़ेंगे। मेंबर थी ब्रह्मो समाज की और ये वन ऑफ द 6 रिप्रेजेंटेटिव थी, जो पहला फीमेल डेलीगेशन गया था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1889 में, उसमें जो 6 लोग थे उसमें से एक थी रिप्रेजेंटेटिव कादम्बिनी गांगुली भी। उसके बाद 1906 में इन्होंने हेल्प करी वुमेन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने में कलकत्ता में, इन्होंने ही हेल्प करी थी। ठीक, और ये कामिनी रॉय के साथ इन्होंने गवर्नमेंट कमेटी को इंक्वायर करा कंडीशंस की, वुमेन की जो माइनर्स हैं बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, कमेटी मतलब काफ़ी इन्होंने काम करा वुमेन्स के लिए। और इन्हीं के ही एफर्ट्स के हेल्प से जो इंडिया का फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट है 1891 में, वो पास आउट हो सका। ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट था 1891 में, उसके बाद आप जानते हैं बहुत सारे लोगों की हेल्प से बहुत सारे एक्ट्स को पास करा गया। अब यहाँ पे क्योंकि वर्ड पूछ दिया गया है, आ गया है ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज हमें पता होना चाहिए कि किसके द्वारा सेटअप करा गया था। तो आपको पता होगा राजा राम मोहन रॉय एक व्यक्ति थे, ठीक है? राजा राम मोहन रॉय एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है ब्रह्मो समाज को सेटअप करा गया था 1828 में। और द्वारकानाथ टैगोर भी थे साथ में। इसकी जो फिलॉसफी थी वो मोनोथीइज्म पे थी, मतलब वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ठीक है? एक भगवान पे बात करते थे ये, वन गॉड की बात कर रहे हैं ये, ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। तो श्री नारायण गुरु को हमने याद करा और उनकी 170वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। कितनी? 170वीं, 170th बर्थ एनिवर्सरी थी। अब इनका काम क्या था? ये बेसिकली बॉर्न हुए थे इसावा कम्युनिटी में केरला में, ठीक है? इसावा कम्युनिटी को कंसिडर करा जाता है लो कास्ट की। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, सेंट की तरह लग रहे हैं। लो कास्ट कंसिडर करा जाता है इसावा कम्युनिटी को, ठीक? अब ये काफ़ी फिलोसफिकल थे और स्पिरिचुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करा। इन्होंने इम्प्रेस करा अद्वैत वेदांत को। अद्वैत वेदांत को इन्होंने एम्ब्रेस करा, फॉलो करा, ठीक? और ये नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी में मानते थे, वननेस में जानते थे, ठीक है? एक फिर 1888 में इन्होंने कंसेक्रेट करा एक शिवा का आइडल अरवरीपुरम में, चैलेंज करा कास्ट सिस्टम को, ठीक? और ये डिवाइन प्रेजेंस मानते थे, मोनोपोली ऑफ एनी कास्ट, मतलब कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कास्ट की, सारी सारी जो कास्ट है सब लोग हैं वो सब एक ही हैं, ठीक है? और इनका फेमस एक डायलॉग है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ठीक है? ये इस बिलीफ में मानते थे। अब उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आ गया है अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत से अगर हम कंसिडर कर सकते हैं तो आदि शंकराचार्य को, ठीक है? आदि शंकराचार्य को याद हमें तुरंत करना चाहिए अद्वैत वेदांत से। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी, 4 मठ, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ पे वो मठ है? श्रृंगेरी में, पुरी में, द्वारका में और बद्रीनाथ में, और ये सनातन धर्म के फॉलोअर रहे हैं, ठीक? उसके बाद मैं अपनी बुक में चेक कर लेती हूँ जो मैं बुक पढ़ रही हूँ। हाँ, तो इन्होंने पोएट्री और लिटरेचर में भी काम करा नारायण गुरु ने, बहुत ही न्यूमरस वर्क्स लिखे हैं मलयालम और संस्कृत में, जैसे कि देवदशकम, ठीक है? देवदशकम और अतुमशील शतकम, ये सब मतलब बहुत ही डिफिकल्ट नेम होते हैं बट ठीक है। और उन्होंने एस्टैब्लिश करा एक स्कूल, ठीक है? जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे उनको एजुकेट करने के लिए, ठीक है? और चैलेंज करा इन्होंने वही कास्ट सिस्टम, जो हायर कास्ट थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट के लिए अच्छा नहीं मानती थी, ठीक? और इन्होंने टेम्पल्स, जो टेम्पल एंट्री थी जो नहीं होती थी, जो लोअर कास्ट के लोगों के लिए टेम्पल एंट्री नहीं होती थी, तो उन्होंने ओपन कराया सारी कास्ट के लिए, ठीक है? टेम्पल करा, टेम्पल इन्होंने बेसिकली बिल्ड करे, बनाए इन्होंने टेम्पल जहाँ पे सारी कास्ट के लोगों के लिए वो टेम्पल ओपन होते थे क्योंकि सोशल इक्वालिटी चाहते थे। और उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा ऑल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस 1924 में, ठीक? आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम जो पर्सनैलिटी देखने जा रहे हैं वो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबने नाम सुना होगा, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसने बिपिन चंद्र पाल का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। ये एक एमिनेंट फ्रीडम फाइटर हैं और नेशनलिस्ट लीडर हैं बिपिन चंद्र पाल, जिनको उनकी डेथ एनिवर्सरी पे याद करा गया है, ठीक है? इनका जन्म होता है शायलेट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि प्रेज़ेंटली अब बांग्लादेश में है, ठीक? जो हम जानते हैं कि 3 एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे, लाल बाल पाल, लाल, बाल और पाल मतलब लाल, ठीक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मतलब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, फिर रिवॉल्यूशनरी फेज आएगा। उसके बाद इन्होंने कंसेप्ट जो थे कुछ पॉपुलराइज करे, जैसे कि स्वदेशी और स्वराज का कंसेप्ट, मतलब ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, ठीक? और इन्होंने पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की भावना को बढ़ाया, ठीक? देशभक्ति कंपोज़िट पैटर्न मतलब सबको लेकर के चले। पर बाल गंगाधर तिलक की फिलॉसफी थी हिंदू नेशन बनाना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? और इनको इम्प्रिज़न कर दिया गया 6 महीने के लिए जेल में, क्योंकि वंदे मातरम सेडिशन केस चला दिया गया इनके ऊपर। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पब्लिकेशंस कि इन्होंने क्या-क्या निकाला। तो वंदे मातरम, न्यू इंडिया वीकली निकालते थे और हिंदू रिव्यू भी ये निकालते थे मंथली में, ठीक है? तो ये जर्नल्स, कोई पब्लिकेशंस ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रीडम फाइटर थे, आप इनकी फ़ोटो को भी पहचान लीजिए। ठीक? लाल बाल एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, अब क्यों न्यूज़ में आते हैं? क्योंकि पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने इनको ट्रिब्यूट पे करा है क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनका जन्म होता है 1857 में गुजरात में, मॉडर्न डे जो गुजरात है वहाँ पे। 1857 में, अब 1857 क्यों यहाँ पे आ गया? तो रिवोल्ट आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लीडर्स कहाँ-कहाँ से कौन-कौन लीडर हैं, ठीक?
उसके बाद इनके कॉन्ट्रिब्यूशंस, इन्होंने फाउंड करा, क्या फाउंड करा? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी को फाउंड करा और इंडिया हाउस इन लंदन को भी फाउंड करा, जहाँ पे वो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ करते थे। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ करते थे, ठीक है? इन्होंने इंस्पायर करा वीर सावरकर को इंस्पायर करा, वो भी एक मेंबर थे इंडियन हाउस के, क्योंकि लंदन में था। ये इन्होंने इंडिया में काम नहीं करा, ठीक है? इन्होंने बाहर काम करा, मतलब इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया, इंडिया हाउस बनाया, कहाँ? लंदन में बनाया, ठीक है? और इनका जो पब्लिकेशन था, जर्नल था, उसे हम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम, अब कई बार आ जाए कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कौन पब्लिश करते थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा करते थे। और इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया बॉम्बे आर्य समाज का, ठीक है? जो बॉम्बे आर्य समाज था उसके पहले प्रेसिडेंट बनते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडमायरर थे दयानंद सरस्वती के, ठीक? इनको बार्ड कर दिया गया, मतलब इनको बैन कर दिया गया लॉ प्रैक्टिस करने से, ठीक? जो एसोसिएशन थी बेसिकली एक बैरिस्टर्स की लंदन में, ठीक है? इनर टेम्पल, उसने इनको बार कर दिया गया, ठीक है? तो क्रिटिसिज़्म इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इनको जो इनका बेस था इंग्लैंड से, उसको पेरिस शिफ्ट करना पड़ा। पेरिस में ये अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करते रहे। अब बारी आती है मैडम भीकाजी कामा की। पहली बात तो ये फॉरेनर है, ठीक है? पर इन्होंने इंडियंस की फ्रीडम के लिए बहुत काम करा, ठीक? तो इन्होंने क्या-क्या काम करा? उनको क्यों याद करा गया? फ्रीडम फाइटर है मैडम भीकाजी कामा, इनकी डेथ एनिवर्सरी 13th ऑफ ऑगस्ट है, डेथ एनिवर्सरी है 1936, उसमें इनको याद करा गया। ये रिवॉल्यूशनरी आइकन थी, ठीक? एक हेलिंग फ्रॉम नवसारी डिस्ट्रिक्ट और प्रेज़ेंट डे जो गुजरात में है, ठीक? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक? ये एडवोकेट थी इंडियन फ्रीडम अब्रॉड, इंडियन फ्रीडम के बारे में ये बात करती थी, चाहती थी कि इंडियंस को फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक? इन्होंने पेरिस एडिशन था वंदे मातरम का, वो सर्कुलेट करा, ठीक है? फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बताना चाहा लोगों को, नेशनैलिटी और इंटरनेशनली भी। और 1905 में क्या हुआ? इन्होंने को-फाउंड करा पेरिस इंडियन सोसाइटी को। पेरिस इंडियन सोसाइटी को को-फाउंड करा, ऑल्सो जिसको हम लोग भारत मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक? 22 अगस्त 1907 में ये फर्स्ट पर्सन बनी, मतलब इंडियन फ्लैग को आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन की सॉइल पे फ्लैग करने के लिए, ठीक है? होस्ट करने के लिए इन्होंने पहली इंडियन जिसने फॉरेन की सॉइल पे स्टुटगार्ट में जर्मनी पे इंडियन फ्लैग को होस्ट करा, तो वो कौन थी? मैडम भीकाजी कामा, ठीक? और ये जो फ्लैग था ये भी डिज़ाइन करा गया था मैडम भीकाजी कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ। आप जानते हैं पेरिस इंडियन सोसाइटी, तो इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा को-फाउंड, साथ में मैडम भीकाजी कामा ने करा। अब आते हैं श्री अरबिंदो के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो श्री अरबिंदो थे, इनको होमेज पे करते हैं प्राइम मिनिस्टर उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनका जन्म होता है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक है? और ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, पोएट भी थे, फिलॉसफर भी थे और योगी भी थे। ये एक इम्पोर्टेंट और किसी में आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा, ये योगी भी थे, ठीक है? और ये फाउंडर थे, बेसिकली जो यूथ क्लब था अनुशीलन समिति, उसके ही फाउंडर माने जाते हैं, ठीक? और इनको अरेस्ट कर लिया गया था, अलीपुर बॉम्ब जो केस था उसके चलते इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक? क्योंकि इनको एसोसिएट करा जा सकता है जर्नल से, जैसे कि जुगांतर, वंदे मातरम और कर्मयोगी। योगी थे ये, मतलब ये योगिक ट्रेडिशन को भी मानते थे, तो कर्मयोगी, जुगांतर और वंदे मातरम ये श्री अरबिंदो से रिलेटेड है। और उन्होंने एस्टैब्लिश करा पौंडीचेरी में 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम। आज भी आप फ़ोटो डाल के देखोगे, गोल-सा आश्रम, एक आर्किटेक्चर है इस तरीके का बना हुआ आता है, ठीक? और उन्होंने एम्फसाइज़ करा जो स्पिरिचुअल नेशनलिज़्म है, इंटरनल योगा सिस्टम को भी मानते थे, क्योंकि योगी ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। कुछ बुक्स जो इन्होंने लिखी हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लाइफ डिवाइन, सावित्री, ठीक है? एसे ऑन गीता, सिंथेसिस ऑफ योगा, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक? तो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आ गया है अनुशीलन समिति, तो ये देखो इसके फॉर्म करने में किसने हेल्प करी? तो 1902 में प्रमोद मित्तर, जतींद्रनाथ बैनर्जी और बीके घोष, बरिंद्र कुमार घोष ने इसको फॉर्म करा, और ये भी यूथ क्लब में इन्होंने भी हेल्प करी फॉर्म करने में, ठीक है? और जो अलीपुर बॉम्ब केस था, ये क्या था? जो अलीपुर बॉम्ब केस था 1902 में, ये अटेम्प्ट था, जो जज था मुज़फ्फरपुर का, उसको मारने का एक अटेम्प्ट था, ठीक है? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी या फिर अलीपुर बॉम्ब केस, बॉम्ब फेंक दिया था, बट डेथ नहीं हुई थी उसकी, ठीक? उसके बाद आते हैं तारकनाथ दास के बारे में। तारकनाथ दास जो थे, इनकी भी सेलिब्रेट करी गई बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है? ये भी जो थे, इनका जन्म होता है 24 परगना बंगाल में, और ये जर्नलिस्ट थे, टीचर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे और रिवॉल्यूशनरी भी थे। 1903 में इन्होंने जॉइन कर लिया रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अनुशीलन समिति थी, ठीक है? एस्टैब्लिश किसने करा था? प्रमोद मित्तर, सत्येंद्र चंद्र बोस ने, ठीक है? और इन्होंने एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर जैसे फ्री हिंदुस्तान, इसको स्टार्ट करा बेसिकली कहाँ पे? यूएसए में, अमेरिका में। फ्री हिंदुस्तान को स्टार्ट करा यूएसए में। और 1913 में इन्हें एसोसिएट कर दिया गया गदर मूवमेंट से। आप जानते हैं गदर मूवमेंट भी
चला था, ठीक है? तो गदर मूवमेंट से एसोसिएट कर दिया गया। फिर इनको इम्प्लिकेट करा गया इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी केस में 1917 में। इन्होंने एस्टैब्लिश करा तारकनाथ दास फाउंडेशन 1935 में। क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है? और ये कल्चरल रिलेशनशिप्स बनाते थे यूएसए और असम जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में। अब आता है जो पर्सनैलिटी है वो है वलियंगम पिल्लाई। अब पूरा नाम तो मुझसे नहीं बोला जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक? तो मैं पिल्लाई जी बोल दूँगी, ठीक है? वलियंगम पिल्लाई, ठीक? तो ये पॉपुलरली इनको बोला जाता है कप्पालोटिया तमिलन, ठीक? क्योंकि ये द तमिलियन हू रैन द शिप, इसका मतलब यही होता है, तमिलियन जिसने जहाज चलाया था, ठीक? और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एक स्वदेशी शिप चलाया था 1906 में, और ये डिसाइपल थे लोकमान्य तिलक। आप जानते हैं बालगंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके लिए ट्रेन भी चलाई जाती है लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, ठीक है? ये इंटरेस्टेड थे लेबर्स के वेलफेयर में। जो टुटीकोरिन कोरल मिल स्ट्राइक हुई थी 1908 में, उसमें मतलब लेबर्स के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। लिटरेरी वर्क्स इन्होंने क्या लिखा है? तो मैं आराम, मैं आरू, कमेंट्री आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है? और ये वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। देन उसके बाद अब जो पर्सनैलिटीज़ आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जितनी भी पर्सनैलिटीज़ आएँगी ना आपके पास, मतलब जो भी पर्सनैलिटीज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है? करतार सिंह सराभा, जो करतार सिंह सराभा हैं इनको भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद करा गया, ठीक? ये भी एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी मेंबर ही थे, मतलब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड ही थे, ठीक है? और ये गदर पार्टी जो थी, जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, बेसिकली जो गदर पार्टी थी, वो एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था जो कि 1913 में बनता है, ठीक है? उसके मेंबर भी हैं, ठीक है? उसके बाद ये पुट टुगेदर जो पंजाबी का इश्यू था गदर न्यूज़पेपर का, उसमें इन्होंने हेल्प करी, ठीक? इनका फ़ोकस था वो इंडियन सोल्जर्स को मोबिलाइज़ करना था रिवोल्ट के लिए कि हाँ भाई, रिवोल्ट के लिए तैयार हो, ठीक? और इनको सेडिशन के चार्ज भी लगा दिया गया था जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुई थी उसमें, ठीक? अब यहाँ पे गदर पार्टी के बारे में बात आती है, तो जो गदर पार्टी है, इनका हेडक्वार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था, ठीक? यूएसए में था। और इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे लाला हरदयाल, भाई परमानंद, बरकतुल्लाह, तारकनाथ दास अभी आपने देखा, ठीक है? और रामचंद्र, ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे गदर मूवमेंट के। गदर मूवमेंट कहाँ चलता है? आउट ऑफ इंडिया चलता है। हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। अब बात आती है रास बिहारी बोस की। आप 2 पर्सनैलिटीज़ पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, आप देखोगे एक रास बिहारी घोष है, एक रास बिहारी बोस है। तो जो रास बिहारी घोष हैं वो मॉडरेट लीडर्स में आते हैं, और जो बोस है रास बिहारी बोस, वो रिवॉल्यूशनरी माते 2 अपोज़िट हैं, बस नाम में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, सरनेम में, ठीक है? और इनको इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो कि 25th में है, उसमें रिमेंबर करा गया है, ठीक? और ये डीपली इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो 1789 में होता है, और ये एक्टिव मेंबर थे युगांतर ग्रुप के, जो कि रिवॉल्यूशनरी का एक ग्रुप था, ठीक है? उसकी लीडरशिप कौन करते थे? मोतीलाल रॉय करते थे, ठीक? अब इनको इन्वॉल्व हुई दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग जो था, जो वाइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग, उस पे अटैक करने का एक केस होता है, ठीक? बट नहीं उसकी डेथ हो पाती है, ठीक? और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को 1942 में टोक्यो में फॉर्म करा। अब 1942 क्योंकि यहाँ पे आ गया, तो आप देखो इंडिया में क्या चल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं 8 अगस्त 1942 को, ठीक है? तो 1942 को, हाँ, ठीक है? तो टोक्यो में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया, किसने? रासबिहारी बोस ने। और इनका की रोल रहा है गदर मूवमेंट में। और जो फॉर्मेशन है आज़ाद हिंद फौज जो कि इंडियन नेशनल आर्मी, उसके बाद ये नेशनल सुभाष चंद्र बोस आप देखेंगे, ठीक? तो आज़ाद हिंद फ़ौज को इन्होंने फ़ॉर्म करा और गदर मूवमेंट से ये रिलेटेड थे। अब बात आ रही है पिंगाली वेंकैया जी की, ठीक? रिवॉल्यूशनरी थे, मैटर हो गई। पिंगाली वेंकैया जी की, कि पिंगाली वेंकैया जी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, और इनको इनकी डेथ एनिवर्सरी 4 जुलाई है, उस पे रिमेंबर करा जा रहा है। इनका जन्म होता है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे। और ये बिलीवर थे गांधीयन प्रिंसिपल्स के, और ये एक आर्डेंट नेशनलिस्ट पर्सन थे, ठीक है? गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे ये, ठीक? और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी जो साउथ अफ्रीका में थी, सर्व करा था सोल्जर, मतलब सिपाही रहे थे ये ब्रिटिश आर्मी में साउथ अफ्रीका में, जब एंग्लो बोर वॉर चल रहे थे। अब आप गांधी जी को भी देखो, एंग्लो बोर वॉर में गांधी जी भी साउथ अफ्रीका में थे, इन्होंने एम्बुलेंस चलाया था, हेल्प करा था। और इन्हीं का जो आज हम फ्लैग देखते हैं अपना, ठीक है? इन्होंने ही डिज़ाइन करा था हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को, ठीक है? महात्मा गांधी ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप डिज़ाइन कर दो हमारे फ्लैग को, तो इन्होंने ही डिज़ाइन करा था हमारी इंडियन नेशनल फ्लैग को, स्वदेशी आंदोलन के तब। और 2022 में हमने सेलिब्रेट करा था तिरंगा उत्सव, इन्हीं की 146th बर्थ एनिवर्सरी पे। इनके कुछ लिटरेरी वर्क है, जैसे कि भारत देशांकियों का जातीय पताकम इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 1916 में इन्होंने ये वर्क लिखा है, ठीक?
अब आती है बारी रामप्रसाद बिस्मिल। सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपने हिस्ट्री में इनके बारे में कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है, तो आपने थोड़ा कम पढ़ा है मुझे ऐसा लग रहा है। तो इनकी अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, अगर आपने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। बस ये न्यूज़ में है तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है आपको, ठीक? अब आती है बारी रामप्रसाद बिस्मिल की। तो रामप्रसाद बिस्मिल की रिसेंटली हमने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए इम्पोर्टेंट ध्यान से सुनना। शाजापुर में इनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश में है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? और यंग एज में, बहुत ही ज़्यादा यंग एज में इन्होंने आर्य समाज जो था यूथ एसोसिएशन उसको जॉइन कर लिया और जो दयानंद सरस्वती जी की टीचिंग्स थी उसको ये प्रोपेगेट करने लगे, स्प्रेड करने लगे, ठीक है? जो मैनपुरी केस था, मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस था, जिसमें पुलिस ने बिस्मिल को और अमन यूथ को मतलब जो बुक्स बाँट रहे थे उसको बैन कर दिया गया कि आप बुक्स नहीं बाँट सकते, बैन कर दिया गया। सेलिंग बैन्ड बुक्स, क्योंकि वो बुक्स बैन थी और आप उसको सेल कर रहे थे, ठीक है? तो आप जानते हो कि प्रेस मतलब प्रेस पे बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है? तो अब कुछ बुक्स भी बैन कर दी थी, तो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस हो गया। उसके बाद इन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश करी, ठीक है? देशवासियों के नाम, जिसका टाइटल था देशवासियों के नाम, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूट करा जो मैनपुरी की प्रतिज्ञा के नाम से पोएम। मतलब आप इनडायरेक्टली कुछ भी मतलब आपको क्या करना है, आपको लोगों में नेशनलिज़्म की भावना को जागृत करना है ताकि लोगों को पता चले कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो कुछ भी करके पोएम्स लिख कर के करते थे। और 1924 में ये सचिन सान्याल और बिस्मिल और अशफाक उल्लाह और चाटर्जी जो थे हिंदुस्तान एचआरए बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं। उसके बाद इनको ही मास्टरमाइंड माना जाता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो होता है आप लखनऊ में जानते हैं उत्तर प्रदेश में है लखनऊ जगह, ठीक है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है वहाँ पे ट्रेन को लूट लिया जाता है, ठीक? अब आता है यहाँ पे एचआरए। एचआरए के बारे में कुछ पॉइंट्स डाल लो तो यंग मेन की रिवॉल्यूशनरी जो थॉट के थे उनको उनकी एसोसिएशन थी। तो बिस्मिल थे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान ने इसे फाउंड करा था 1924 में, ठीक है? और 1928 में 4 साल बाद क्या हुआ एचआरए जो था उसको सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ मतलब भगत सिंह ने ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया एचएसआरए ने। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्रांसफ़र कर दिया एचएसआरए मतलब सोशलिस्ट वर्ड इसमें जोड़ दिया गया। जैसे कि हमारे प्रियम्बल में भी सोशलिस्ट वर्ड को बाद में ही जोड़ा गया है, उसी तरीके से 1924 में जो एचआरए बनी, 1928 में एचएसआरए बना दिया गया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बाद में जोड़ दी गई। अब आ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, आपकी पिक्चर से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इस तरीके की फ़ोटो आपको चंद्रशेखर आज़ाद की मिलेगी। अगर ये सब फ्रीडम फाइटर्स नहीं होते, अगर ये लोग नहीं होते तो आज भी शायद हम कहीं न कहीं गुलाम ही होते, ठीक है? रिसेंटली इनको भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही याद करा गया, ठीक? अब क्या हुआ इनकी जो प्रिंसली स्टेट था अलीराजपुर, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में जगह है। ठीक, आज प्रेज़ेंटली देखो जो इनका पार्टिसिपेशन हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिखता है। मतलब 15 साल की एज में हम बच्चे जो थे वो तो बस चॉकलेट खा रहे होते थे और क्या ही कर रहे होते थे, कुरकुरे खा रहे होते थे। बट वो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस तरीके के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। इन्होंने अपना टाइटल जो था आज़ाद लिया, द फ्री और इनका जो फादर्स नेम था स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस लिया और इनका अबोड जो घर था उसे जेल क्योंकि इनको अरेस्ट कर लिया गया था ना बाद में, ठीक। उनके उसके बाद इन्होंने एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को जॉइन करा क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी क्योंकि साइमन कमीशन में वो जा रहे थे तो साउंदरस ने हमारे लाठीचार्ज हो गया था, तो उस वज़ह से इनकी डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय की। काकोरी ट्रेन रॉबरी में भी पार्टिसिपेट करते 1925 में और इन्होंने शूट कर दिया लाहौर में 1928 में शूट कर दिया सौंदरेस को मार दिया, ठीक है? और वायसराय पे भी 1929 में इन्होंने अटैक करा और इन्होंने बेसिकली क्या करा रीऑर्गनाइज़ करा एचआरए को एचएसआरए में मतलब भगत सिंह और ये कंटेम्परेरी थे, साथ-साथ चल रहे थे। उसके बाद शहीद भगत सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। जवान 23-24 साल का जवान युवक की डेथ हो जाती है। मतलब डेथ क्या हो जाती है, उसे हैंग कर दिया जाता है और तब भी उसकी आँखों में वो जोश था, ठीक है? तो मतलब आप मूवी देख लोगे ना कि मूवी आई है आई नहीं है मतलब बहुत पुरानी मूवी है आई गेस क्या नाम है मुझे पता नहीं है बट मैंने वो मूवी देखी है उसमें बॉबी देओल शायद भगत सिंह बने हैं। मतलब जो भी है वो मूवी बहुत अच्छी है मतलब मुझे बहुत पसंद है इसलिए हिस्टोरिकल मूवीज़ मुझे देखना पसंद है। तो भगत सिंह का जन्म होता है वेस्टर्न पंजाब में अभी पाकिस्तान में प्रेज़ेंटली में। तो ये आइडियोलॉजी इनकी जो इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस थी वो कहाँ से थे? वो रिवॉल्यूशनरी सोशलिज़्म थे, मार्क्सिज़्म और कम्युनिज़्म से भी थे। इनके जो आइडियल्स थे बेसिकली। इनका कंट्रीब्यूशन आप देखो कि नौजवान भारत सभा 1926 में ये बनाते हैं, ठीक है? नौजवान भारत सभा बनाता है 1926 में ये और इन्होंने जो एचआरए था उसका नाम बदल दिया एचएसआरए कर दिया गया, सोशलिस्ट ऐड कर दिया गया। 1929 में क्या करा बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंक दिया। दिल्ली में असेंबली चल रही थी जो पब्लिक सेफ्टी बिल था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था उस पे बात हो रही थी, ठीक है? उस पे बॉम्ब फेंक दिया, असेंबली पे बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब का कुछ ऐसा मतलब ऐसे डिस्ट्रक्शन वाला काम नहीं था बट उसका सिर्फ यही काम था लेट द जो डेफ है उनको सुनाओ भाई, उनको सुनाओ कि हम भी हैं कुछ, ठीक है? उसके बाद इन्होंने स्लोगन दिया इनकलाब ज़िंदाबाद, ठीक?
और इनकी जो बुक है, इनकी जो कुछ वर्क्स आपको देखे, व्हाई आई एम एन अथीस्ट, ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी, ठीक है? द जेल नोटबुक, ये जेल चले गए थे ये। उसके बाद 23 मार्च को इनको हैंग कर दिया जाता है, ठीक है? 23 मार्च को इनको हैंग कर दिया जाता है 1931 में, ठीक है? और इस उसी दिन हम लोग मार्टियर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मार्टियर्स डे मनाते हैं। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हैंग कर दिया जाता है, ठीक है? तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हो ना, कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। हम लोग सोचते हैं हमारा पेपर नहीं हो रहा है, वहाँ वो लोग फांसी पे चढ़ गए, उनको हैंग कर दिया गया। बारी आती है अशफाक उल्ला खान की, ठीक है? जो फ्रीडम फाइटर थे, हम जानते हैं अशफाक उल्ला खान, उनकी बहुत एनिवर्सरी पे उन्हें याद करा गया। इनका जन्म भी शाहजहाँपुर में होता है, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक? सॉरी। ये रामप्रसाद बिस्मिल के साथ और सचिंद्र नाथ बख्शी के साथ, एक सेकंड, सान्याल भी आया, सॉरी, ठीक है? रामप्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र नाथ बख्शी और योगेश चंद्र चैटर्जी के साथ इन्होंने फाउंड करा एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। मैंने आपको पहले बताया, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है? तो एचएसआरए किसने बना? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने। फिर उसके बाद इनका मैनिफेस्टो जो था एचआरए का, वो था द रिवॉल्यूशनरी। इनका रिवॉल्यूशनरी वाले ही ये थे, मतलब रिवॉल्यूशन के बिना वो जानते थे कि आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक? और इन्होंने भी पार्टिसिपेट करा कैलकुलेटर इन एक्शन था 1925 में, उसमें, और इनको डेथ सेंटेंस मिल गया था। रामप्रसाद बिस्मिल के साथ राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह के साथ इनको भी डेथ सेंटेंस मिल गया था। और इनकी फैज़ाबाद जेल में जो थे, फैज़ाबाद जेल फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद जेल थी, उसमें इनको रखा गया था और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। अभी मूवी आई थी, आपने देखा होगा, विक्की कौशल की थी। उसमें यही इन्हीं पर्सनैलिटी को स्टोरी है इनकी, शहीद उधम सिंह की, ठीक है? 31 जुलाई को मार्टिरडम डे मनाते हैं शहीद उधम सिंह का, ठीक? ऑब्ज़र्व करा गया उसे। तो इनका जन्म होता है संगरूर, पंजाब में, और ये डीपली इन्फ्लुएंस थे भगत सिंह से, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे भगत सिंह के, और उन्होंने अपनी आँखों से, इनकी आँखों देखा, जलियांवाला बाग मैसेकर आप देखते हो 1919, 30th अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। कई मासूम बच्चों, औरतें, लोगों की जान चली जाती है, मारा जाता है, उनको बेरहमी से मारा जाता है बंद करके। आज भी आप जाओगे तो आपको गोलियों के निशान मिलेंगे जलियांवाला बाग में, ठीक है? तो इनका क्या काम था, इन्होंने आज़ाद पार्टी बनाई, कहाँ पे? शिकागो में, ठीक है? गद्दार पार्टी के टाइम पे, उस टाइम पे आज़ाद पार्टी बनाई। और 30 मार्च 1940 को इन्होंने माइकल ओडायर, जिसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का जलियांवाला बाग में, जो माइकल ओडायर था, एक जनरल ओडायर आपको मिलेगा, एक माइकल ओडायर था। तो जो माइकल ओडायर था, उसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने, तो उनको उसको मारा इन्होंने, ठीक है? मारा। जो गवर्नर था उस टाइम पे पंजाब का, उसको मारा, शॉट कर दिया उसको, ठीक है? तो इनको, ये भी फ्रीडम फाइटर है हमारे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक? तो शहीद उधम सिंह के बारे में बात कर ली हमने। अब आते हैं राजगुरु। राजगुरु का पहले तो पूरा नाम देख लो। हम लोग इनको बस ऐसे राजगुरु के नाम से जानते हैं, बट इनका नाम है शिवराम हरी राजगुरु, ठीक? इनकी 116वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर है, जिन्हें हमें याद करना चाहिए, ठीक? इनका जन्म होता है पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक? और ये एचएसआरए, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एक बहुत ही की मेंबर रहे हैं, ठीक? अब इनको अलोंग विद सुखदेव और भगत सिंह इनका असैसिनेशन करता है सौंदर्यस का। अभी हमने पढ़ा कि 1928 में सौंदर्यस का असैसिनेशन हो गया, क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, और लाला लाजपत राय इन लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लीडर थे, ठीक? तो उनकी डेथ हो गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिल करके सौंदर्यस को मारा था 1928 में, और 23 मार्च 1931 को इनको हैंग कर दिया जाता है, डेथ, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को, और उसी दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है? इनको याद करने के लिए, इनके कॉन्ट्रिब्यूशंस को याद करने के लिए। अब हम बात करते हैं शरत चंद्र बोस की, ठीक है? तो शरत चंद्र बोस जो है, वो भी एक एमिनेंट फ्रीडम फाइटर ही हैं, जिनको बर्थ एनिवर्सरी पे हमने याद करा। इनका जन्म होता है कटक, उड़ीसा में। कटक एक जगह है उड़ीसा में, और ये मेंबर थे बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक? जो कि पार्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है? और इनको इलेक्ट करा गया था एज़ एन एल्डरमैन मल्टीपल टाइम्स, कई बार, जो कैलकाटा कॉर्पोरेशन थी उसके द्वारा। इनका प्रोफेशनल पार्टिसिपेशन प्रैक्टिस हमें देख सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 1930 में चल रहा था गांधी जी के द्वारा। उसके बाद इन्हें अरेस्ट भी कर दिया गया था 3 साल के लिए, ठीक? क्योंकि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद अरेस्ट कर दिया गया था सबको, ठीक है? और इनका इन्वॉल्वमेंट हम लोग देख सकते हैं सोशलिस्ट अलाइनमेंट में फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, वो नेताजी सुभाष चंद्र ने फाउंड करा था। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज़ फाउंडेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? और इन्होंने काफ़ी बहुत ही वेहेमेंटली अपोज़ करा पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ठीक है? रिलीजियस लाइन्स पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था उसको। और कुछ नहीं, इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश करे, जैसे कि द सोशलिस्ट रिपब्लिकन और महाजाति और द नेशन। ये 3 याद करो, द सोशलिस्ट रिपब्लिकन, महाजाति और द नेशन, ठीक? अब आती है
एन गोपालस्वामी अयंगर। तो इनका पूरा नाम है नरसिम्हा गोपालस्वामी अयंगर। आप देन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होगे, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे तब आपने इनको देखा होगा, ठीक है? तो ये इनका फ्रीडम फाइटर भी हैं ये, ठीक है? पर्सनैलिटीज़ हैं न्यूज़ में। उसके बाद क्या इनकी 100 ईयर्स से कंप्लीशन थे इन फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे जब ये मद्रास सिटी कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी के। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं और एक पॉलिटिशियन भी है। 1905 में इन्होंने मद्रास सिविल सर्विसेज को जॉइन करा और इन्हें दीवान अपॉइंट कर दिया गया या फिर प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का 1937 में। फिर उसके बाद इनको इलेक्ट कर लिया गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे 7 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर साहब, उसमें से एक मेंबर भी थे एन. गोपालस्वामी अयंगर। इन्होंने हेल्प करी जो आर्टिकल 370 थे क्योंकि आप जानते हो जम्मू कश्मीर के ये दीवान रहे थे, ठीक है? तो आर्टिकल 370 जो अब अबॉलिश हो गया है 370 और 335 ए, ठीक है? उसको इन्होंने शेप करा था। अब इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रेलवेज़ और ट्रांसपोर्ट भी सँभाला है। इन्होंने मिनिस्टर बने हैं ये डिफेंस के, रेलवेज़ के और ट्रांसपोर्ट के। अब बात करते हैं लक्ष्मण नायक की। इनका नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि ये मतलब नहीं ऊपर आ पाते ना, अनसंग हीरोज़ हैं ये सारे हमारे। ये फ्रीडम फाइटर हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इनके कंट्रीब्यूशंस को हाइलाइट करा है। ठीक है? ये ट्राइबल लीडर्स थे भूमिया कम्युनिटी के। जो भूमिया कम्युनिटी है वो उड़ीसा की एक मेजर कम्युनिटी ही जानी जाती है। ठीक है? और इन्होंने फॉर्म करा, ठीक है? इनको फेमसली जाना जाता है गांधी ऑफ मलकनगिरी रीजन। ठीक है? मलकनगिरी रीजन आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा और ये इनको गांधी ऑफ मलकनगिरी रीजन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करा। जैसे कि गांधी जी का प्रिंसिपल था ट्रुथ, नॉन वायलेंस, पीसफुल, नॉन कॉपरेशन। उसको ये सब मतलब उन उन चीज़ों को ये सब फॉलो करते थे। इन्होंने पार्टिसिपेट करा इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में। आप जानते हैं इससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, उसके बाद पॉज़ लग जाता है, ठीक है? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह चलता है 1940 में। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आता है 1942 में। तो गांधी जी ने जो उन्होंने पूछा मतलब गांधी जी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लाते हैं, डू और डाई का नारा देते हैं, तो इन्होंने अपने लेवल पे अपने जो फेलो ट्राइब्समैन थे उनको बोला कि हाँ, डू और डाई हम भी साथ में लड़ेंगे। देन उसके बाद इन्होंने स्ट्रेंथन करा जो प्रिंसिपल था स्वराज का, ठीक है? चरखा वगैरह ये चलाते थे, तो स्वराज का प्रिंसिपल मतलब सेल्फ मेड, ठीक है? सेल्फ मेड, पूर्ण स्वराज, इंडिपेंडेंस, बाहर का कपड़ा नहीं पहनेंगे, ठीक है? देन उसके बाद तिलेश्वरी कोच, इनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा क्योंकि मैंने भी बहुत ही कम सुना था इनका नाम। तो ये भी एक इनको भी हमने याद करा है डेथ एनिवर्सरी पे तिलेश्वरी कोच को, ठीक? ये बरुआ, ठीक? तो इनके फादर का नाम था बरुआ जी, ठीक? और इनकी जो बर्थ प्लेस है वो असम में ही कहीं है। ये आउटस्कर्ट्स ऑफ असम सोनितपुर में है। ये इनको इनको क्या करा गया था, इनको मार दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है? अब देख लो, इनको मार दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ठीक है? इन्होंने कोशिश करी कि वो हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको ये होइस्ट करेंगी पुलिस स्टेशन में, ठीक है? असम में पुलिस स्टेशन में, तब इन पुलिस वालों ने इनको मार दिया गया था, ठीक? और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस याद रखना है कि ये असम से थे। अब असफ अली, कंफ्यूज मत हो जाना, अरुणा असफ अली और असफ अली। अरुणा असफ अली लेडीज हैं और असफ अली जेंट्स हैं, ठीक है? इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी, ठीक? ये एक लॉयर है, फ्रीडम फाइटर है और फर्स्ट एम्बेसडर है इंडिपेंडेंट इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स में। हम जानते हैं ना एम्बेसडर्स हमारे आज भी जाते हैं, तो ये फर्स्ट एम्बेसडर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स जिन्हें हमने भेजा था। ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं होम रूल लीग जो थी दिल्ली में बनाई गई थी उसके। इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था, इनका कंट्रीब्यूशन जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इंडिविजुअल सत्याग्रह में और क्विट इंडिया मूवमेंट में और भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने डिफेंड करा था, जब आप जानते हो कि जब शहीद भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को सेंट्रल बॉम्ब असेंबली में जेल में कर दिया गया था, उसके बाद इन्होंने ही उनका केस लड़ा था, असफ अली ने ही, ठीक है? असफ अली जी ने ही। और इनको इलेक्ट करा गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 1935 में एज़ अ मेंबर ऑफ मुस्लिम नेशनल पार्टी, ठीक? भाई जानते हो कि ब्रिटिशर्स की आदत रही है डिवाइड एंड रूल की। अब आती है बारी अरुण चंद्र गुहा जी की, ठीक है? अरुण चंद्र गुहा भी एक रिनोन्ड फ्रीडम फाइटर हैं और ये राइटर भी हैं, ठीक? गुहा, आप जानते हैं इनका जन्म होता है बरिसल ईस्ट बंगाल में। ये मेंबर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है? मेंबर रहे हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, आपको याद होना चाहिए। और 1946 से ये मेंबर रहे हैं पार्लियामेंट के और तीसरी लोकसभा 1963 आप जानते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी इनका रोल रहता है, ठीक है? और इन्होंने इंटरेस्ट क्या रहा है इनका पॉलिटिक्स में, स्वदेशी मूवमेंट में 1905 में, उसके बाद जो जुगांतर पार्टी थी उसमें भी ये मेंबर रहे हैं। फिर उन्होंने पब्लिश करा है बंगाली और इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो मंदिरा जो था वो बंगाली में था और फॉरवर्ड इंग्लिश में। इन 2 न्यूज़पेपर्स अरुण चंद्र गुहा जी के द्वारा निकाले जाते थे, मंदिरा और फॉरवर्ड, तो मंदिरा बंगाली में, फॉरवर्ड इंग्लिश में, ठीक?
उसके बाद इन्होंने जो जतिन रथ मुखोपाध्याय थे, जिसे हम लोग बाघा जतिन के नाम से भी जानते थे, उनके ज़िमरमन प्लान को भी माना, ठीक है, सब्सक्राइब करा बेसिकली। जैसे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस मैं देख रही थी कि मतलब 90% जो लोग हैं, वो तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा चैनल को, सिर्फ 10% जो लोग हैं, वही सब्सक्राइब वाले देखते हैं। तो आप भी सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। तो लिटरेरी वर्क्स थे जैसे कि सृष्टि सभ्यता और फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवॉल्यूशन, ये इन्होंने लिखे हैं, ठीक। देन उसके बाद आप आते हैं महालनोबिस पे, पीसी महालनोबिस, जिनका इंटरेस्ट भी इकोनॉमी में नहीं भी है, वो इनके बारे में तो जानता ही होगा, जो पीसी महालनोबिस है, ठीक है। स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। तो जो मॉस्पी है हमारी मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो मॉस्पी है, उसने एक सांख्यिकी ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च करा है, ठीक है, स्टैटिक्स डे पे 29 जून को, ठीक। तो सेलिब्रेट किस लिए करने की स्टैटिक्स डे हम लोग मनाते हैं, पीसी महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इन्होंने फाउंड करा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट पीसी महालनोबिस द्वारा ही फाउंड करा गया है। और इन्होंने स्टैब्लिश करा है नेशनल सैंपल सर्वे 1950 में, और सेटअप करा है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और इन्होंने जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसको शेप करने में हेल्प करी है, ठीक है, जिसको हम लोग महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं। अब आपसे कई बार पूछ लिया जा सकता है और 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि फर्स्ट, थर्ड, टू सेकंड और फोर्थ, तो कौन सा जो था वो महालनोबिस प्लान था, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 से लेकर के 61 तक, वो महालनोबिस प्लान के नाम से जाना जाता है, सेकंड 5 ईयर प्लान। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेकंड 5 ईयर प्लान। इनका जो फोकस था वो डेवलपमेंट पे था, पब्लिक सेक्टर पे था और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, ठीक है। जो महालनोबिस डिस्टेंस था उसको स्टैटिस्टिकल मेजर के नाम से भी जानते हैं, और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, क्या, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। और उन्होंने स्टैब्लिश करा क्या, महालनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड, स्टैब्लिशमेंट ऑफ महालनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि इंडिविजुअल को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट में, जो कि स्टैटिस्टिक्स में और कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये सपोर्ट कौन करता है, हमारी मॉस्पी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब हम लोग मूव कर जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत पे। इनका नाम तो सुना ही होगा आपने। कुछ नाम है जो नहीं सुने होंगे, बाकी सारे नाम तो आपने सुने होंगे। अगर आप पढ़ने वाली चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी। अब गोविंद वल्लभ पंत के बारे में जानते हैं। ये भी एक एमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर ही हैं, और ये फर्स्ट सीएम है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश वालों बताओ आपका पहला चीफ मिनिस्टर कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। इनका अल्मोड़ा उत्तराखंड में जन्म होता है, और इन्होंने स्टार्ट करा था कुमाऊं परिषद 1916 में, और सोन ही इनको इलेक्ट कर दिया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ठीक। और इनको इलेक्ट करा गया यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा स्वराज पार्टी के टिकट पे। किसके टिकट पे? स्वराज पार्टी के टिकट पे। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने बेसिकली पार्ट लिया सॉल्ट मार्च में, जो गांधी जी के द्वारा 1932 में दांडी मार्च चलाया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 1930s में। इनको अरेस्ट भी कर लिया गया क्योंकि इन्होंने प्लान करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। और ये चाहते थे कि इनको ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जो है हमारा हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज आज हम देख पाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और कुछ फ्यू स्टेट, हम उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज उर्दू, ठीक है। जो लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा था ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ इंडियाज होम मिनिस्टर, ये तब इंडिया के होम मिनिस्टर थे जब लिंग्विस्टिक प्रोग्राम रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स चल रहा था। एज अ कंट्रीब्यूशन एज सीएम, जब ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन रहे हैं, इन्होंने बेसिकली प्रोटेस्ट करा है जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट। और जो हिंदू कोड बिल है, इन्हीं के एफर्ट से ही पास ऑन हो पाया है, ठीक है। और जो हिंदू कोड बिल के ही बाद जो मोनोगमी थी, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, मतलब ऐसा नहीं था, पॉलीगैमी नहीं चल रही थी कि एक हस्बैंड 4-5 वाइफ लेकर के घूम रहा था, नहीं, मोनोगमी आ गई थी, तो हिंदू मेन के लिए कंपलसरी हो गया था। इनको भारत रत्न मिला हुआ है 1957 में। तो देख लो, अभी तक हमने देखा पद्म विभूषण मिला है पीसी महालनोबिस को, भारत रत्न मिला है 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को। अब बारी आती है लाला हंसराज की। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इंपॉर्टेंट सारे बट थोड़ा स्टार लगा लो। इनको इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करी गई। इनका जन्म होता है पंजाब में होशियारपुर में, ठीक है। पेरेंट्स का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको हम लोग महात्मा हंसराज के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और ये इनका इन्फ्लुएंस कौन था, ये किससे इन्फ्लुएंस थे? तो दयानंद सरस्वती की जो आर्य समाज की फिलॉसफी, उससे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और ये ऐसे ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने चूज करा इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश के मतलब यार, अब हर कोई थोड़ा नहीं है, मतलब ठीक है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, तो ये चाहते थे कि इंग्लिश ओरिएंटेड हो, साइंस बेस्ड एजुकेशन हो, ठीक है, और ब्लेंड हो उसमें वैदिक आइडियल्स का, ठीक है। मतलब ये मिक्सचर लेके चले जाते थे, साइंस का भी, इंग्लिश का भी और वैदिक आइडियल्स का भी। तो इन्होंने स्टैब्लिश करा फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम। आगे देखते हैं। जो डीएवी स्कूल्स देखते हो ना आप, जो डीएवी स्कूल्स है, वो लाला हंसराज द्वारा ही सेटअप करे गए थे। जो डीएवी स्कूल्स है, मेरा पीवाईक्यू गलत हो गया, मतलब मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन, मैंने डाल दिया आ गया था डीएवी, तो मैंने डाल दिया दयानंद सरस्वती, नहीं, उसमें लाला हंसराज ऑप्शन था, तो लाला हंसराज सही ऑप्शन था, ठीक है। तो डीएवी लाहौर में 1886 में इन्होंने फर्स्ट जो डीएवी था उसे सेटअप करा,
ठीक है? किसके साथ? गुरुदत्त विद्यार्थी के साथ, ठीक? फंड रेज़र थे ये, इसके लिए मैं देखूँ कुछ लिखा तो नहीं है मैं, हाँ, हेडमास्टर थे ये, ठीक है? तो वो जो दत्ता विद्यार्थी थे, गुरुदत्त विद्यार्थी पहले हेडमास्टर थे, जो डीएवी बनाया उन्होंने लाहौर में। और उन्होंने क्या प्रपोज़ करा, जो अशोक धर्म चक्र है ना, जो हमारे सेंटर फ्लैग में आप देखते हो विद 24 स्पाइक्स, ठीक है? उसको उन्होंने सजेस्ट करा, प्रपोज़ करा कि हाँ, इस तरीके का हमें धर्म चक्र बनाना चाहिए, अशोक धर्म चक्र, ठीक? अब देखते हैं हम लोग सुकुमार सेन को। सुकुमार सेन का नाम आते ही आपको कुछ इलेक्शन से दिमाग में आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है? तो एक बायोपिक बनेगी सुकुमार सेन के ऊपर, ऐसा अनाउंस करा गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। सुकुमार सेन कौन थे? सुकुमार सेन हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, जिन्होंने 1950 से लेकर के 58 तक काम करा। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं सुकुमार सेन, ठीक है? याद रख लेना। इन्होंने पहले जो 2 लोकसभा के इलेक्शन थे वो कंडक्ट कराया, ठीक है? और इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस कराए इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ पे, ठीक है? और इन्होंने इनके ही एफर्ट्स के द्वारा मतलब आज जो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देख पाते हैं, ठीक है? तो कैसे कंडक्ट हो सकते थे? तो इनडेलिबल इंक जो आप देखते हो ना, जब आप वोट देने जाते हो, फ़ोटो खिंचाते हो फिंगर के साथ ऐसे, तो उसमें जो इंक लगती है ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, उसे इनडेलिबल इंक इतनी जल्दी हटती नहीं है। वो अभी मैंने वोट दिया था, तो इतनी जल्दी हटती नहीं है अपनी इनडेलिबल इंक, ठीक है? ताकि पहचान हो सके, एक पर्सन बार-बार वोट ना दे सके, ठीक है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा सके, ठीक? और ये सर्व करते हैं एज़ अ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन, ठीक है? और इनको पद्म भूषण, अभी बताओ किसको पद्म विभूषण मिला है, किसको भारत रत्न मिला है, कमेंट सेक्शन में बताओ। पद्म भूषण के द्वारा सम्मानित करा गया है। अब आते हैं श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। तो श्यामलाल गुप्ता प्रसाद हैं, ये फेमस पोएट हैं और लिरिसिस्ट भी हैं, मतलब गाना वगैरह भी गाते हैं, ठीक है? श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, इनको बर्थ एनिवर्सरी पे याद करा गया। इनका जन्म होता है नरवल कानपुर में, अरे कानपुर कहेंगे, हाँ, ठीक है। इनका जन्म होता है कानपुर में। ये फ्रीडम फाइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर, टीचर भी हैं, ठीक है? और उन्होंने कंपोज़ करा एक सॉन्ग जो आज हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, झंडा ऊँचा रहे, हमारा जो गाना नहीं, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, ठीक है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो हमारा गाना 1924 में श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने ही कंपोज़ करा है इसे, ठीक है? मेजर मूवमेंट जो थे जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा, ठीक? और ये सोशल वर्कर हैं, इन्होंने कई सारी ऑर्गनाइज़ेशन फाउंड करी जो कि मतलब ऑर्फनेज जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, उनके लिए स्कूल्स बनाए, ठीक है? और उन्होंने एक्टिवली अपोज़ करा डाउरी सिस्टम को, और जो विडो रीमैरेज है उसको एडवोकेट करा उन्होंने, उसके साथ में थे ये, ठीक है? और ये एक मंथली मैगज़ीन को एडिट करते थे, सचिव। सचिव नाम से एक मंथली मैगज़ीन आती थी, उसको ये एडिट करते थे, और इनको पद्मश्री मिला था 1973 में। क्या मिला? पद्मश्री। अब आप जो पर्सनैलिटीज़ देख रहे हो, 4-5 पर्सनैलिटीज़ आपने देखी, उनको कुछ ना कुछ अवार्ड थे। भारत रत्न मिला, किसी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित करा गया है। एक वीडियो बनाऊँगी, इसमें ना सारे ये जो पद्म भूषण, इनका डिफ़रेंस क्या होता है, ये भी बताऊँगी मैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है? अब 2 फेमस पर्सनैलिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, सुचिता कृपलानी, इसके बाद आएगी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, ठीक है? तो सुचिता कृपलानी जी फीमेल हैं, पहली बात तो, फ्रीडम फाइटर हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है क्योंकि, ठीक है? तो सुचिता कृपलानी जी के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि एमिनेंट फ्रीडम फाइटर हैं, इंडिया की फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर हैं। अभी हमने गोविंद वल्लभ पंत जी को देखा, जो कि यूपी के पहले सीएम थे। अब जो पहली वुमन चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की ही बन रही है 1963 में, वो है सुचिता कृपलानी जी, ठीक है? अब ये इंडिया की फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है? उसके बाद ये इंडियन पॉलिटिशियन थी, फ्रीडम फाइटर थी। अम्बाला में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा में, ठीक? और हम पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 लेडीज़ थी, 15 वुमेन थी, उसमें से एक वुमेन जो थी, वो सुचित्रा कृपलानी भी थी। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी की भी मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक? और ये फाउंडिंग मेंबर रही हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, जो कि 1940 में फाउंड हुई है। 1940 में आप जानते हो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस एआईएमसी फाउंड हो रही है, तो उसको फाउंडिंग मेंबर रही हैं सुचित्रा कृपलानी जी, ठीक? उसके बाद इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करा है, ठीक है? और उसके बाद ये अंडरग्राउंड भी इन्होंने काफ़ी सारा काम करा है, क्योंकि अरेस्ट कर लिया जाता था तो ये अंडरग्राउंड हो गई थी। उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट करा है सिविल रिलीफ एक्टिविटीज़, जैसा कि आप जानते हो 1934 में बिहार में अर्थक्वेक आ गया, 1946 में नावखली में पार्टीशन के राइट्स हो गए वगैरह, तो उनमें बहुत इन्होंने हेल्पफुल, बहुत मतलब रिलीफ दिया है लोगों को। उसके बाद सेवरल डेलीगेशंस के लिए भी इन्हें भेजा गया था, जैसे कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टर्की में 1954 में गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1961 में गई, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1949 में भी ये गई, ठीक? तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ, देखो क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया आपके सामने। अब क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड कुछ फीचर्स, कुछ पॉइंट्स। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान,
मुंबई में। कौन लॉन्च करता है? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी लॉन्च करते हैं। इसको ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी यहीं से क्विट इंडिया मूवमेंट में ही किसका नारा देते हैं? डू और डाई का नारा देते हैं गांधी जी। ठीक। अब जिनके बारे में बात नहीं करी गई वो है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ग्वालियर टैंक मैदान में अपना इंडियन फ्लैग जो था उसे होस्ट करा था। ठीक है। और जो क्विट इंडिया नारा है, ये जो आप देख रहे हो क्विट इंडिया नारा, ये किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली ने। किसने? यूसुफ मेहर अली ने। ठीक, हो गई बात। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में समझते हैं। लास्ट पर्सनालिटी है हमारी पीडी 365 की बुक में, वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। इनको भी हमने याद करा है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनका जन्म होता है मैंगलोर में, और ये फ्रीडम फाइटर थी, सोशल रिफॉर्मर थी, एंथुसियास्ट थी और पॉलिटिशियन भी थी। इनका आप जानते हो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने की रोल प्ले करा है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि लेजिस्लेटिव सीट पे इंडिया में रही। ठीक है, मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शंस में फर्स्ट वुमेन टू रन फॉर अ लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया। पहली वुमेन थी लेजिस्लेटिव सीट के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट करा। फिर उसके बाद इन्होंने कन्विंस करा महात्मा गांधी को कि वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए सॉल्ट सत्याग्रह में। नहीं तो वुमेन्स आप देखोगे सॉल्ट सत्याग्रह में आपको 2-3 वुमेन ही दिखेंगी। एक तो ये दिखेंगे, तो उनमें से एक है कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने गांधी जी को बोला कि कन्विंस करने की कोशिश करी, इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दीजिए, वुमेन्स को कम मत समझिए, वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए सॉल्ट सत्याग्रह में। देन उसके बाद इन्होंने सेवा दल को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे ट्रेन करा वुमेन एक्टिविस्ट को। फिर 1936 में शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी ये मेंबर बन गई। उसके बाद जो पॉइंट नहीं दे रखा है यहाँ पे, इनको 2 अवार्ड से सम्मानित करा गया है। वो है पद्म भूषण, सॉरी, पद्म भूषण कब मिला? 1955 में। एंड देन पद्म विभूषण, ये कब मिला? 1987 में। तो ये 2 अवार्ड भी इनको मिले हैं, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो थी, हमने पढ़ा, किसके बारे में हमने पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं, हमने खत्म कर लिया है, क्योंकि एक्चुअली में जो पर्सनालिटीज इन न्यूज़ है, जो जितनी भी पर्सनालिटीज न्यूज़ में रही थी, वो सारी पर्सनालिटीज को हम लोग कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि हाँ गलती हो गई है। ठीक है, और पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट टू यू आपके एग्जाम्स के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कोई दूसरी पीटी 365 को 365 को रिवाइज करेंगे। टिल देन बाय बाय।